हेलो बच्चों, यूपी बोर्ड पीसीएम में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कक्षा 12वीं के भौतिक विज्ञान का प्रश्न पत्र, जिसका कोड है 346 FY। वर्ष 2024 के लिए 7वां सेट है और आज इस सेट का पहला पार्ट है, यानी हम लोग खंड आ यानी वैकल्पिक प्रश्न से इसको शुरू करने वाले हैं। तो इससे पहले भी हमने कई सेटों को सॉल्व किया है, पीछे जो प्रश्न पत्र आए हैं। तो अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा तो आप उनको भी देखिए क्रमवार, जिससे कि आपको काफ़ी हद तक परीक्षा की तैयारी करने में मदद मिल सके। तो आइए आज के इस सेट को शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला सवाल है, एक तार को खींचकर 2 गुनी लंबाई का कर दिया जाता है, इसकी प्रतिरोधकता का मान हो जाता है। तो यहाँ पे बात प्रतिरोधकता की है, जिसको हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, जो कि पदार्थ की बनावट पर डिपेंड करता है, ना कि उसके लंबाई और क्षेत्रफल पर इसका कोई लेना देना नहीं होता है। तो प्रतिरोधकता नहीं बदलती है, प्रतिरोध बदल जाता है। तो इसलिए इसका जो जवाब है अपरिवर्तित, ये सही रहेगा। अगर यहाँ पे पूछता है इसका नया प्रतिरोध क्या होगा, तो उसको हम लोग निकालते, लेकिन प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध ये पदार्थ के नेचर पर डिपेंड करता है। और अगला सवाल है, सवाल नंबर 1 का दूसरा खंड, √3 अपवर्तनांक वाले प्रिज्म का अपवर्तक कोण न्यूनतम विचलन कोण के बराबर है। न्यूनतम विचलन कोण का मान है, इसमें से कौन है, आइए उसको निकाल के देखते हैं। तो इस सवाल में जो प्रिज्म का अपवर्तनांक है वो दिया गया है करड़ी में 3। ये प्रिज्म का अपवर्तनांक है, लेकिन दिया है अपवर्तक कोण न्यूनतम विचलन कोण के बराबर, यानी ए की वैल्यू और डेल्टा एम की दोनों वैल्यू आपस में समान है। तो सूत्र इसमें इस्तेमाल होगा n बराबर साइन a प्लस डेल्टा एम बाई 2 और बटे में साइन a बाई 2। n की वैल्यू √3 और साइन a और डेल्टा m को भी हम a लिख देते हैं, क्योंकि दोनों आपस में बराबर हैं, ऐसा दिया है। और नीचे होगा साइन a बाई 2, तो ये हो गया √3। इसको लिख सकते हैं साइन 2a बाई 2, यानी 2 साइन a बाई 2 कास a बाई 2 हो गए। और यहाँ पे नीचे है साइन a बाई 2। साइन a बाई 2 से साइन a बाई 2 कैंसिल हो जाएगा और ये चीज़ नीचे आएगी, तो ये हो जाएगा √3 बाई 2 इक्वल होगा कास a बाई 2। अब ये जो वैल्यू है ये कास में 30 अंश का मान है, यानी कास 30 अंश बराबर हो जाएगा कास a बाई 2। तो कास से कास को हटाएंगे, यानी a बटे 2 का मान होगा 30 अंश, तो a का मान होगा 60 अंश। यही इस सवाल का जवाब हो जाएगा। तो आइए विकल्प में खोजते हैं इसको, और यहाँ पे विकल्प में आपको ये मिल भी जाएगा। तीसरा वाला विकल्प है इसका 60 अंश। और उसके बाद अगला सवाल यहाँ से शुरू होता है, √LC का मात्रक है जहाँ L प्रेरकत्व और C धारिता है। तो इसके मात्रक को हम लोग खोजते हैं। सवाल नंबर 1 का चौथा पार्ट। तो हमें ऐसे सूत्र की जरूरत होगी जिसमें ये √LC होता है। तो वो F का सूत्र होता है, F बराबर होता है 1/2 पाई √LC। ये इसका सूत्र होता है। तो यहाँ से हमें √LC की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम इसके लिए इसका मात्रक लिखेंगे। इसका मात्रक होता है प्रति सेकंड या सेकंड पर ऋण 1 की घात। और यहाँ से अगर इसको देखा जाए तो ये 2 पाई है और √ ये है LC। तो हमें केवल √LC का मात्रक चाहिए, तो इसका मात्रक का उल्टा हो जाएगा, क्योंकि 2 पाई एक नंबर है लिखेंगे, इसलिए √LC का मात्रक बराबर 1 बटे प्रति सेकंड या सेकंड पे ऋण 1 की घात। तो ये चीज़ ऊपर होके बन जाएगा ये सेकंड, यानी √LC का मात्रक सेकंड होगा। तो इसका विकल्प देखते हैं कहाँ है। ये चौथा वाला विकल्प है सेकंड का, और यही इसका जवाब होगा। अगला सवाल है, किसी प्रकाश
वैद्युत सेल के लिए दहली आवृत्ति है लैम्डा नॉट। किसी अन्य सेल जिसके कैथोड का कार्यफलन पहले से n गुना हो, तब अन्य सेल के लिए दहली तरंग दैर्ध्य होगी, उसके बारे में बात करनी है। सवाल नंबर 1 का ये तीसरा था और ये जो अभी लगाने जा रहे हैं ये 1 का चौथा है। इसमें दिया हुआ है कि वैद्युत सेल के लिए लैम्डा नॉट है दहली तरंग दैर्ध्य, और अगर कार्यफलन n गुना हो तो नया दहली तरंग दैर्ध्य क्या होगा। तो हम मान लेते हैं पहले वाले कार्यफलन को हम W नॉट लिख देते हैं और इसका सूत्र होगा hc बाई लैम्डा नॉट, ये होगा। इसको हम समीकरण नंबर 1 कह देते हैं। उसके बाद इन्होंने कहा कि अब कार्यफलन बदल गया, यानी जो नया कार्यफलन है वो हो गया इसका n गुना, तो नया वाला दहली तरंग दैर्ध्य क्या होगा। तो मान लेते हैं ये हो गया hc बाई, इसको हम लैम्डा 1 कह देते हैं, ये हो गया n और इसकी जगह पे hc बाई लैम्डा नॉट। hc से hc कट जाएगा तो यहाँ पे 1 बटे लैम्डा 1 की वैल्यू मिलेगी n बटे लैम्डा नॉट, यानी लैम्डा 1 हो जाएगा लैम्डा नॉट बाई n। तो ये एक सिंपल सा सवाल था जिसमें कहा था अगर कार्यफलन हम n गुना कर दें तो तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगा, तरंग दैर्ध्य n गुना घट जाएगा, यानी ये व्युत्क्रम में जा रहा है। जब वो n गुना बढ़ेगा कार्यफलन तो ये n गुना छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आप तीसरा विकल्प है लैम्डा नॉट बाई n। अगला सवाल है दी गई नाभिकीय अभिक्रिया में W एक कण है, यहाँ एक रिएक्शन दिया और W के बारे में पूछा है कि वो क्या है। ये है सवाल नंबर 1 का 5वां खंड। 2He4 प्लस ZXA Z प्लस A और यहाँ पे कोई नया पदार्थ बन रहा है Y A प्लस 3 प्लस W यहाँ पे है। तो आप नीचे देखो यहाँ पे है 2 प्लस Z, तो यहाँ पे सवाल में दिया था Z प्लस 2, सॉरी। तो ये दोनों देखो प्रोटॉनों की संख्या तो बराबर हो गई, मतलब यहाँ पे रहेगा 0। अब यहाँ पे 4 प्लस A है, यहाँ पे A प्लस 3 है, यानी इधर 4 है और इधर 3 है, तो ये हो जाएगा 0WN, और ये जो 0WN है ये है न्यूट्रॉन के लिए, तो इसका जवाब होगा न्यूट्रॉन, यानी इसका पहला विकल्प। और उसके बाद अगला सवाल दिया है R प्रतिरोध के धारा मापी में मुख्य धारा का 10% भेजने के लिए आवश्यक शंट का प्रतिरोध कितना होना चाहिए। यह है पहले का 6वां खंड। तो एक फिगर बना लेते हैं हम लोग। मान लो यहाँ पे है एक एम्पेयर मीटर और इस एम्पेयर मीटर में कहा है मुख्य धारा का हमें 10% भेजना। मान लो मुख्य धारा है हमारी I और उसका 10% हम उस रास्ते से भेजना चाहते हैं, बाकी हम किसी रेजिस्टेंस के थ्रू भेजना चाहते हैं, यानी हम यहाँ पे भेजना चाहते हैं केवल 10I/100, यानी इस I का केवल 10% हम यहाँ से भेजना चाहते हैं। तो इसका मतलब हम यहाँ से भेजना चाहते हैं 90% करंट, इधर से हम भेजना चाहते हैं। अब चूंकि ये दोनों पैरेलल कनेक्शन में है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ का होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ का होगा। अब इसमें कहा है कि इस धारा मापी का जो रेजिस्टेंस है वो है R, तो 10I/100 इंटू R, ये वाली वैल्यू होगी 90I/100, ये मान लो ये x है तो ये हो गया x। तो 100 से 100 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, I से I कट जाएगा, यानी R बराबर बचेगा 9x, यानी जो नया प्रतिरोध होगा वो पहले वाले प्रतिरोध का 9वां हिस्सा होना चाहिए। सिंपल सा था सवाल। कहा था यहाँ पे कि मुख्य धारा का 10% हमें धारा मापी में भेजना है तो कितने ओम का रेजिस्टेंस लगाना चाहिए। तो जब हम मुख्य धारा का 10% यहाँ से भेजेंगे मतलब 90% इधर से जाना चाहिए, तो करंट गुणे रेजिस्टेंस बराबर यहाँ का विभवांतर और करंट गुणे रेजिस्टेंस बराबर यहाँ का विभवांतर, यानी यहाँ पे जो प्रतिरोध लगेगा वो इस प्रतिरोध का 9वां हिस्सा होना चाहिए। तो आइए विकल्प में देखते हैं या नहीं।
तो ये विकल्प है, देखिए पहला वाला R/9, और यही इसका जवाब है। अगला सवाल है सवाल नंबर 2 का पहला, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का व्यंजक और मात्रक लिखो। तो यहाँ पे जितने भी थ्योरेटिकल हैं, यानी जिनके बारे में हमें परिभाषित करना है या कुछ लिखना है, तो उनका जवाब हमने ऑलरेडी लिख रखा है, तो उसके बारे में हम आपको बताते हैं। पहला था चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र, तो उसका सूत्र होता है M = NIA। हमने यहाँ सभी संकेतों का अर्थ लिखा है। M का मतलब है द्विध्रुव आघूर्ण, N का मतलब कुंडली में फेरों की संख्या, I का मतलब कुंडली में प्रवाहित धारा, और A है कुंडली का क्षेत्रफल, और इसका मात्रक हो जाएगा एम्पीयर/मीटर²। उसके बाद इसमें था सूक्ष्म तरंगें क्या है, उनका उपयोग भी एक बताओ। तो यहाँ पे हमने परिभाषित कर दिया, सूक्ष्म तरंगें वे विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं जिनकी तरंगदैर्घ्य 1 मीटर से 1 मिलीमीटर के बीच में होती है, और इनका उपयोग रडार प्रणाली और संचार में किया जाता है। तो ये इसका उपयोग हो गया, साथ में उसके बारे में हो गया। और उसके बाद इसका अगला प्रश्न था यहाँ पे ध्रुवण कोण के बारे में। तो पूछा था कि ध्रुवण कोण क्या है, उसके बारे में लिखो। तो वह आपतन कोण जिसके लिए परावर्तित प्रकाश पूर्ण रूप से ध्रुवित हो जाए उसे हम कहते हैं ध्रुवण कोण। ये इसका जवाब हुआ। और उसके बाद इसमें एक सवाल था, उसको हमने छोड़ के रखा, और जितने भी लगभग न्यूमेरिकल हैं हम उनको छोड़ के रखे रहते हैं ताकि हम आपको समझा सकें। ये एक सवाल दिया है जिसमें एक तरफ ऋण 5 वोल्ट है और एक तरफ ऋण 3 वोल्ट है, बीच में एक पीएन जंक्शन डायोड है। तो ये कुछ ऐसा चित्र है, इधर एक रजिस्टर है और इधर है ऋण 3 वोल्ट और इधर है ऋण 5 वोल्ट। ये इसको ए बना देते हैं, इसको मान लो हम बी लिख देते हैं। तो इसमें पूछा है ये अग्र अभिनत है या उत्क्रम अभिनत। तो अगर पी टाइप की प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस और एन टाइप का अगर हम निकालें और पॉजिटिव आएगा तो ये अग्र अभिनत होगा, अन्यथा उत्क्रम अभिनत। तो ये वी पी टाइप के प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस माइनस एन टाइप के। तो इधर पी वाला है जिसकी वैल्यू है ऋण 3 और इधर है ऋण 5। ये पी होता है, ये एन होता है। तो यहाँ पे देखते हैं ऋण 3 धन 5 बराबर 2, यानी ये अग्र अभिनत में है, यही इसका जवाब होगा। इसका जवाब हो जाएगा ये है अग्र अभिनत। उसके बाद जो अगला सवाल था, एक हेनरी स्वप्रेरकत्व। तो इसको दो तरीके से ये प्रश्न पूछते हैं, एक हेनरी अन्योन्य प्रेरकत्व और एक हेनरी यहाँ पे तो स्वप्रेरकत्व। तो इसलिए हमने दोनों का परिभाषा यहाँ पे लिख दिया है। और अगला जो सवाल है धारा घनत्व को परिभाषित करो, उसका भी हमने जवाब लिख रखा है। तो यहाँ पे देखिए जो अगला सवाल है ये है एक हेनरी अन्योन्य प्रेरकत्व का सूत्र या परिभाषा। यदि प्राथमिक कुंडली में 1 एम्पीयर प्रति सेकंड की दर से धारा परिवर्तन होने से दूसरी कुंडली में 1 वोल्ट का विद्युत वाहक बल प्रेरित हो तो दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक को हम 1 हेनरी कहेंगे। और यह है 1 हेनरी स्वप्रेरकत्व। 1 हेनरी उस कुंडली के स्वप्रेरण गुणांक के बराबर है जिसमें 1 एम्पीयर पर सेकंड की दर से धारा परिवर्तन होने पर 1 वोल्ट का स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता। सूत्र इसका होता है E बराबर माइनस में L di/dt, यही होता है। यानी जब इसकी वैल्यू हम 1 एम्पीयर पर सेकंड करेंगे तो यहाँ पे जो स्वप्रेरण उत्पन्न होता है उसके लिए यहाँ पे अगर वैल्यू 1 वोल्ट हो तो ये होगा 1 हेनरी। तो ये वाली जो वैल्यू है ये स्वप्रेरण गुणांक का सूत्र है और ये 1 हेनरी स्वप्रेरकत्व का परिभाषा है और ये 1 हेनरी अन्योन्य प्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरण गुणांक का वो परिभाषा। तो हमने दोनों लिख दिया है, लेकिन इसमें केवल इन्होंने नीचे वाले के बारे में पूछा था। अगला सवाल देखिए, धारा घनत्व की परिभाषा और मात्रक लिखो। तो किसी चालक के भीतर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र और चालक पदार्थ की विशिष्ट चालकता के गुणनफल को हम धारा घनत्व कहते हैं। उसका सूत्र है J बराबर सिग्मा इंटू ए, जहाँ ये विशिष्ट चालकता है और ये E जो है ये उसका विद्युत क्षेत्र है। और साथ में इसका मात्रक भी पूछा था, तो आप मात्रक भी लिख सकते हो। यहाँ पे E का मात्रक भी लिख सकते हो और यहाँ पे सिग्मा का मात्रक, दोनों का गुणा कर दोगे J का मात्रक हो जाएगा। या फिर आप इसका पीछे के सेट में जो J का पूरा डेरिवेशन है आप वहाँ पे इसको जा करके देख सकते हो। और उसके बाद जो ये अगला सवाल है, सवाल नंबर 3 का पहला खंड,
अनुगमन वेग और विभवांतर के संबंध का सूत्र ज्ञात कीजिए। तो इसका डेरिवेशन हमने कर दिया क्योंकि इसमें शब्द बहुत सारे लिखने होते हैं। तो ये हेडिंग है अनुगमन वेग और विभवांतर में संबंध। तो यहाँ पे हमने पहले से इसको लिख दिया है और इस चीज़ का जवाब आप पीछे के सेट में खोज लेना, या फिर अगर आपको नहीं मिले तो आप सिंपल एक और सूत्र याद रखना। जे का सूत्र होता है I/A, जहाँ ए का मात्रक होगा, आई का मात्रक एम्पियर होगा और ए का मात्रक होता मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट बन जाएगी। यहाँ से भी आप निकालोगे तो वही सारी चीज़ आएगी। तो इसका जवाब ये है, देखो कि माना कोई एक चालक तार है जिसकी लंबाई L है और उसका अनुप्रस्थ या परिच्छेद क्षेत्रफल A है। जब चालक तार के सिरों के बीच V विभवांतर स्थापित करते हैं तो उसमें I धारा बहने लगती है। यदि चालक तार के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है और इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश अगर E है तो I की वैल्यू होती है NeAVd। ये विद्युत धारा का एक समीकरण है। और E की वैल्यू होती है V/L, यानी विभवांतर का दूरी के सापेक्ष जो परिवर्तन होता है, यानी जो विभव प्रवणता होती है, वही विद्युत क्षेत्र है यहाँ पे। यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m होता और विद्युत क्षेत्र E द्वारा आरोपित बल के कारण इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण, तो जो त्वरण होता है वो होता है F/m। F का सूत्र होता है Q × E, जहाँ Q यहाँ पे E ही है, यानी इलेक्ट्रॉन का आवेश E है और विद्युत क्षेत्र E है। और E की वैल्यू आपने V/L लिखी है, तो अल्फा यानी A की वैल्यू मिल गई हमें eV/mL, जो कि इसका त्वरण है। अब चालक तार के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु के धन आयनों से बार बार टकराते रहते हैं, तो जिसके कारण से यहाँ क्या होता है, उनकी जो प्रारंभिक वेग होती है उसका सदिश योगफल 0 होता है। वो चीज़ हमने यहाँ पे नहीं लिखा है। प्रारंभिक वेग का सदिश जोड़ टोटल लगभग 0 हो जाता है। तो इसके लिए जो न्यूटन का सूत्र है गतिक नियम का, V बराबर जो होता है U + AT, उसमें से U की वैल्यू हमने 0 लिखी क्योंकि ये जब टकराते हैं उसमें ये गति होती है। तो ये विपरीत दिशा में, अलग अलग दिशाओं में एक से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उनका सदिश जोड़ 0 होता है। यहाँ A को अल्फा से हमने दिखाया और T को टाउ से दिखाया, जो कि एक क्रांतिकाल रिलैक्सेशन टाइम होता है, और V को हमने VD से दिखाया, यानी VD की वैल्यू हो गई A × टाउ। अब A या अल्फा की वैल्यू यहाँ से पहले से निकल गई है। तो यही है अनुगमन वेग और विभवांतर के बीच संबंध। तो ये है सवाल नंबर 3 के पहले पार्ट का जवाब। आप इसको अपने कॉपी पर लिख सकते हो। इसके लिए हमने इसको शब्दों में पूरा का पूरा लिख रखा है। अगला सवाल है, समान गतिज ऊर्जा के प्रोटॉन और अल्फा कण से संबद्ध दे ब्रागली तरंगदैर्ध्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आइए इसको लगाते हैं। सवाल नंबर 3 का दूसरा खंड है। इसमें से एक प्रोटॉन है और एक अल्फा कण है। तो प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा, उसको हम लिख देते हैं Kp, प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा ये है। और इसका द्रव्यमान, इसको हम मान लेते हैं m, द्रव्यमान mp, इसका द्रव्यमान हम m मान लेते हैं। और इसकी गतिज ऊर्जा ये है, और साथ में इसका हम वेग निकाल लेते हैं Vp, ये मान लेते हैं कि V है। तो यहाँ पे अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, वो अल्फा है। अल्फा कण की गतिज ऊर्जा, उसको हम मान लेते हैं कि K अल्फा है। और अल्फा कण का जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है। तो ये 4m हो गया। इसका हम लिख देते हैं m अल्फा। और इसका वेग वो हमें नहीं मालूम, तो हम उसको निकालने की कोशिश करेंगे कि कितना आएगा ये उसका वेग। नहीं जानते हम, तो उसको हम निकालेंगे। अब सवाल में चूंकि दिया दोनों की गतिज ऊर्जाएं समान है, तो सवाल में इन्होंने दे दिया कि गतिज ऊर्जा समान है। तो अब हम दे ब्रागली तरंगदैर्ध्य का एक सूत्र लिखेंगे गतिज ऊर्जा के पदों में। दे ब्रागली तरंगदैर्ध्य लैम्डा बराबर होता है h/√2m × काइनेटिक एनर्जी। और इसका डेरिवेशन कैसे है, आइए उसको भी करके हम लोग देख लेते हैं। तो लैम्डा की वैल्यू होती है h/p,
जहाँ एच और पी का मतलब है यम वी, और वी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो वी का वैल्यू निकालने के लिए आप ये सूत्र याद रखो, हाफ एम बी स्क्वायर बराबर के, तो वी स्क्वायर बराबर होगा 2k बाई यम, तो वी बराबर होगा अंडर रूट 2k बाई यम। तो जब हम यहाँ वी की वैल्यू रखेंगे 2k बाई यम, ये अंदर जाके काट देगा, यानी ये यम 2k बाई यम, तो ये यम स्क्वायर से कट जाएगा, तो ये वही सूत्र बन जाएगा। यही दे ब्रागली तरंग दैर्घ्य का एक सूत्र है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं लेमडा पी बटे लेमडा अल्फा, तो एच से एच तो कट ही जाएगा। अब फर्क कहाँ पे है, देखो दोनों की गतिज ऊर्जाएं भी बराबर हैं और एच तो कांस्टेंट ही है, तो ये हो जाएगा यम अल्फा के अल्फा बटे यम पी के पी, ये हो जाएगा। अब अल्फा का वजन है 4m और सवाल में खुद ही दिया है कि दोनों की गतिज ऊर्जाएं बराबर है, यानी के अल्फा और के पी दोनों बराबर है तो कट जाएगा, और प्रोटॉन का वजन हमने यम माना है, तो ये हो जाएगा करड़ी में 4/1 लेमडा पी बटे लेमडा अल्फा, यानी प्रोटॉन का तरंगदैर्घ्य अनुपात अल्फा का तरंगदैर्घ्य 4 का वर्गमूल 2, तो 2:1 आएगा, यानी प्रोटॉन और अल्फा कण के तरंगदैर्घ्य का अनुपात 2:1। ये इसका पूरा का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन है, तीसरे का दूसरा। और उसके बाद अगला सवाल देखिए, द्रव्यमान क्षति और बंधन ऊर्जा, तो ये पीछे का सेट जो छठवां सेट है उसमें भी ये सवाल है और पहले और दूसरे सेट में भी ये सवाल है, तो इसलिए इसको छोड़ा जा रहा है। उसके बाद तीसरे का चौथा खंड है, दिए गए परिपथ में 5 मिली एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, प्रतिरोध आर का मान ज्ञात कीजिए। यह है सवाल नंबर 3 का चौथा खंड। चित्र में एक रेजिस्टेंस है, एक पीएन जंक्शन डायोड है, और पीएन जंक्शन डायोड का जो वोल्टेज है विपरीत दिशा में वो है आधा वोल्ट, और यहाँ पे यह है 1.5 वोल्ट विभवांतर लगाया गया, और इस आर की वैल्यू निकालनी है। सवाल में इसमें दिया है कि जो करंट बह रहा है वो है 5 मिली एम्पियर का, ये चीज। तो यहाँ पे लिखेंगे, चाहे तो किरचॉफ का रूल लगा लो कि टोटल वोल्टेज की वैल्यू 0 होनी चाहिए, तो ये P से N की तरफ जा रहा है और इधर से आएंगे तो ये N से P की तरफ, यानी मिला जुला के यहाँ पे ये घटना ही घटना है इसको। तो लिखेंगे इसलिए R बराबर V बटे I, तो V की वैल्यू कितनी होगी 1.5 ऋण आधा बटे में I की वैल्यू 5 मिली एम्पियर, 5 × 10⁻³ यानी ये होगा 1/5 × 10⁻³ यानी 10⁻³ बटे 5 यानी 1000/5 यानी 200 ओम, और यही सवाल का जवाब है। अगला सवाल है सवाल नंबर 4 का पहला खंड, विस्थापन धारा क्या है। तो इसका जवाब यह है कि परिवर्तनशील जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, और इसलिए उस परिवर्तनशील विद्युत चुंबकीय ये विद्युत क्षेत्र के कारण से वहाँ पे जो धारा बहती है उसको हम विस्थापन धारा कहते हैं। तो ये तो इसका जवाब है, और ये कई सेटों में पूछा गया है, विस्थापन धारा चालन धारा में अंतर, उनके बीच कलांतर। तो ये सारे सवाल का जवाब आप पहले से जानते होंगे। अगला सवाल है 25 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति की एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में x अक्ष के अनुदिश गतिमान है। निर्वात में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र E का वैल्यू है 6.3 जे कैप का मतलब है जो E चल का कंपन है वो है y डायरेक्शन में। तो कहा है B का मान बताओ, तरंग एक दिशा में चल रहा है, E J के डायरेक्शन में कंपन कर रहा है, तो पक्का B K के डायरेक्शन में यानी Z अक्ष की दिशा में ही होगा। सिंपल है, तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो अब जो सूत्र होता है, यह सवाल नंबर 4 का पहला सूत्र होता है E/B बराबर C, या B बराबर होगा E/C। अब E की जो वैल्यू है वो है 6.3 और बटे में C का मान होगा 3 × 10⁸ यानी 2.1 × 10⁸8 ये बन जाएगा। और साथ में इसकी जो दिशा होगी वो होगी K कैप टेस्ला, चुंबकीय क्षेत्र का ये मात्रक होता है।
ये के कैप कैसे पता चला, क्योंकि ई का डायरेक्शन है जे कैप, तरंग चल रही है एक्स में, तो पक्का बी जेड होगा, यानी एक्स वाई जेड दोनों होते हैं। तरंग की संचरण एक्स डायरेक्शन में, ई का कंपन है इस दिशा में, तो जेड का कंपन जो होगा वो ऐसी दिशा में होगा, यानी तीनों एक दूसरे के लंबवत होंगे। और उसके बाद अगला सवाल है ये सवाल नंबर 4 का दूसरा खंड। C1 माइक्रोफैरड और C2 माइक्रोफैरड के दो संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़े हैं तब 20 माइक्रोफैरड आता है, और जब उनको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो 4.8 माइक्रोफैरड आता है। C1 और C2 की धारिताओं में अनुपात बताओ, जबकि C1 बड़ा है C2 से। तो ये सवाल है सवाल नंबर 4 का दूसरा खंड। सवाल में एक की धारिता C1 और एक की धारिता C2, और इनको जब समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो 20 आता है। तो पहला कंडीशन है समांतर क्रम में जोड़ने पर C1 प्लस C2 की वैल्यू 20 माइक्रोफैरड, समीकरण नंबर 1। और ये जो वैल्यू है ये C1 माइक्रोफैरड है और ये C2 माइक्रोफैरड, ये भी माइक्रोफैरड में है। और उसके बाद जब इनको हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, तो श्रेणी क्रम में जोड़ने का सूत्र होगा C1 बाई C2 और C1 प्लस C2। इसकी वैल्यू है 4.8 माइक्रोफैरड, ये वैल्यू ये है समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 से C1 प्लस C2 का मान जब यहाँ रखेंगे तो हमें मिलेगा C1 C2 बटे 20 माइक्रोफैरड बराबर 4.8 माइक्रोफैरड। तो ये हो जाएगा C1 C2 गुणा हो जाएगा, तो ये दशमलव हो जाएगा 48 दूनी 96, और ये होगा माइक्रोफैरड का वर्ग, क्योंकि यहाँ भी है वहाँ भी है। यहाँ पे चाहे तो लिख सकते हैं समीकरण 1 से C1 प्लस C2 बराबर 20 माइक्रोफैरड, ये हमने ऐसा किया। तो यहाँ पे सवाल में कहा है कि C1 बाई C2 का मान बताओ, C1 बटे C2 की वैल्यू बतानी है। तो अब ये C1 इंटू C2 का मान 96 हो गया, और ये C1 प्लस C2 का मान हो गया 20 माइक्रोफैरड। तो यहाँ से हम इसको कह देंगे समीकरण नंबर 3। अब हमें C1 और C2 अलग अलग निकालना होगा, तभी हम ये काम कर सकते हैं। तो उसके लिए हम एक सूत्र लिखेंगे, या सर्वसमीकरण कह सकते हो, C1 माइनस C2 का वर्ग, क्योंकि C1 बड़ा लेना है C2 छोटा। तो इसका सूत्र होता है C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर और माइनस में 4C1 C2। अब ये कैसे होगा, जब इसको ओपन करोगे तो C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2, तो आगे माइनस लगा तो माइनस में 2 आएगा, यानी दायां बायां बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से C1 माइनस C2 का वर्ग, C1 प्लस C2 20 है तो 20 का वर्ग। अब हम यहाँ पे केवल नंबर हम लेने जा रहे हैं 4, और C1 C2 इसकी वैल्यू है 96, क्योंकि ये भी C1 C2 ये स्क्वायर में है और यहाँ पे माइक्रोफैरड का वर्ग करेंगे तो ये भी स्क्वायर ही है, तो हमने यहाँ पे केवल नंबर लिखा है। तो C1 माइनस C2 इसका वर्ग, 20 का वर्ग 400 ऋण 4 का गुणा 6 में 24, और 4 9 36 और 2 38, 384 घटाएंगे तो 16 आएगा, यानी C1 माइनस C2 की वैल्यू आएगी 4 माइक्रोफैरड। ये है समीकरण नंबर 4। अब हम जब 1 को 4 के साथ जोड़ेंगे तो हमें C1 और C2 अलग अलग मिल जाएगा। समीकरण 1 है समीकरण नंबर 4। तो जब जोड़ेंगे तो C1 प्लस C2 की वैल्यू 20 है, यह पहला, और C1 माइनस C2 की वैल्यू 4 माइक्रोफैरड है, यह है चौथा। जोड़ेंगे जब तो मिल जाएगा 2C1 का मान 24 माइक्रोफैरड, यानी C1 की वैल्यू 12 माइक्रोफैरड।
तो अगर हम C1 का मान 12 रखेंगे तो हमें C2 का मान मिलेगा 8 माइक्रोफैरड। अब सवाल में कहा था दोनों का अनुपात बताओ, यानी पूछा है C1/C2 यानी 12 माइक्रोफैरड बटे 8 माइक्रोफैरड, यानी 4 × 12 4 दूनी 8, यानी C1 अनुपात C2 आएगा 3:2। यही इस सवाल का जवाब हो जाएगा। तो यह सवाल नंबर 4 का दूसरा खंड और इसका ये कंप्लीट सॉल्यूशन है, आप इसको लिख सकते हो। अगला सवाल है, दो समांतर और सीधे धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल कब आकर्षण बल होता है और कब प्रतिकर्षण बल। तो इसका सीधा सीधा जवाब ये है कि जब दो समांतर और सीधी धारावाही जो चालक तार हैं, जब उनमें जो विद्युत धारा होती है वो विद्युत धाराओं की दिशाओं पर ही डिपेंड करता है। हम यहाँ पे बना देते हैं इसको। सवाल नंबर 4 का ये है तीसरा खंड। देखो, जब दो समांतर धारावाही चालक हों, ये एक केस ले लेते हैं, ये मान लो इसमें करंट I1 है और इसमें करंट I2 है। तो इस I1 के कारण से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इनवर्ड होगा और इसके कारण से इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आउटवर्ड होगा। तो अब यहाँ पे अगर हम बल निकालेंगे तो यहाँ पे बल निकालने के लिए हमें अंगूठा करंट की दिशा में रखना होता है और उंगलियां फील्ड के डायरेक्शन में। तो यहाँ पे फोर्स ऐसा आएगा और इस पे फोर्स इधर आएगा, यानी ये आकर्षण बल होंगे। और अगर यहीं पे हम इसमें विपरीत दिशा में कर दें, मतलब यहाँ पे I1 और यहाँ पे I2, तो इसके कारण इधर इनवर्ट होगा और इसके कारण इधर इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो जिसके कारण से यहाँ पे जो बनने वाला है विद्युत बल ये बाहर की तरफ बनने लगेगा, यानी ये प्रतिकर्षण बल होगा। यानी अगर दो समांतर धारावाही चालकों में एक दिशा में विद्युत धारा बह रही है तो उसमें आकर्षण बल होगा और विपरीत दिशा में धारा बह रही है तो उसमें प्रतिकर्षण बल होगा। यही सवाल का जवाब है। और उसके बाद अगला सवाल है सवाल नंबर 4 का चौथा खंड। इसका चौथा खंड क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। अनुनादी परिपथ से क्या तात्पर्य है। LCR श्रेणी अनुनादी परिपथ के लिए आवश्यक प्रतिबंध और अनुनाद की स्थिति में आवृत्ति का व्यंजक। तो इसमें सबसे पहले पूछा अनुनाद। अनुनाद मतलब एक टाइप का कंपन है। तो लिखेंगे जब LCR परिपथ में, LCR श्रेणी परिपथ होना चाहिए, LCR श्रेणी परिपथ में धारितीय प्रतिघात और प्रेरकीय प्रतिघात परिमाण में समान होते हैं, तो परिपथ श्रेणी अनुनादी होती है। यानी जब XL और XC का मान आपस में बराबर हो जाए तब। तो XL का सूत्र होता है ओमेगा L, XC का सूत्र होता है 1/ωc। यानी अगर यहाँ पे ओमेगा ओमेगा का गुणा करके L को नीचे कर दें तो हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/LC। यानी ओमेगा की वैल्यू होगी 1/√LC। ओमेगा का मतलब होता है 2πf, जहाँ f इसकी फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ से f का सूत्र होगा 1/2π√LC। और यही सवाल का जवाब। अनुनाद के बारे में पूछा था, साथ में उसके व्यंजक के बारे में पूछा था। यह सवाल नंबर 4 का चौथा पार्ट। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 4 का 5वां खंड। क्या है ये 5वां खंड, देख लेते हैं। आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखो। आधा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्यफलन वाली धातु प्लेट पर क्रमशः 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले फोटॉन आपतित होते हैं। यदि उत्सर्जित
फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा K1 और K2 है, तो उनके वेग क्रमशः V1 और V2 हैं। तो K1/K2 का मान और V1/V2 का मान निकालना है। सबसे पहले इसमें कहा है कि आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखो, तो उसी से सवाल भी लगना है ये। तो प्रकाश विद्युत समीकरण का सूत्र होता है E बराबर hν माइनस फाई, जहाँ फाई का मतलब है यहाँ पे कार्यफलन और ये E का मतलब है टोटल एनर्जी। तो यहाँ पे ये तो हो गया प्रकाश विद्युत समीकरण आइंस्टाइन का, जहाँ E कुल ऊर्जा है या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। तो यहाँ पे हम E को कुल ऊर्जा ही नाम देंगे, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी नाम यहाँ नहीं देंगे। और ये जो फाई है ये है कार्यफलन। तो यहाँ पे केस 1 दिया है। पहली स्थिति में कहा है कि यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले, इस पे कहा है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले फोटान आपतित होते हैं, यानी hν की वैल्यू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और कार्यफलन है आधा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो तो दिया ही है। तो इसको हम नाम दे देते हैं E1। तो E1 की वैल्यू कितनी होगी 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और उसके बाद केस नंबर 2, इसमें कहा है कि 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फोटान आपतित हो रहे हैं और कार्यफलन तो कभी नहीं बदलता है, एक बार फिक्स, तो एक पदार्थ के लिए वही है। तो ये हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसमें कहा था कि इसकी गतिज ऊर्जा K1 K2 है, यानी यहाँ पे इसको इन्होंने K1 नाम दिया है और दूसरे वाले में एनर्जी को इन्होंने K2 नाम दिया है। तो K1/K2 की वैल्यू निकालनी थी, यानी 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काटेंगे तो 1/4 आएगा। और उसके बाद वेग का अनुपात निकालना, तो K1 का सूत्र होगा ½ m V1 स्क्वायर, m1 V1 स्क्वायर और ½ m2 V2 स्क्वायर बराबर 1/4। तो चूंकि द्रव्यमान बराबर है, 1/2 कट जाएगा, तो V1/V2 आएगा √1/4, यानी 1/2। तो वेग का अनुपात 1/2 और गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 1/4 है। यह सवाल नंबर 4 का 5वां खंड। और आज के इस पार्ट में बस इतना ही। आगे का जो सवाल है उसको आगे के पार्ट में सॉल्व करेंगे। उम्मीद है इस वीडियो में बताई गई बात आपको समझ में आई होगी। किसी तरीके का अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप हमसे पूछ सकते हैं।